हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम क्या? वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना। और फिलहाल अभी तुम लोग स्कूल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप जेई के लिए पढ़ेंगे इसको तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। और ये चैप्टर अभी आपके मैकेनिक्स में है, आफ्टर सर्कुलर मोशन। वर्क, पावर, एनर्जी का यूज़ आपका सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलास्टिसिटी में, फिर आप 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, हर जगह पे आएगा, है ना। और ये वर्क, पावर एंड एनर्जी ऐसा टॉपिक है, वर्क, पावर, एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके जो क्वेश्चंस है उसको इजी कर देता है। आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा। आपको किससे बचाएगा? आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा, है ना। सिंपल वर्क, पावर है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क के बारे में, देन एनर्जी के बारे में, एंड देन पावर के बारे में। ओके, तो फर्स्ट राइट डाउन वर्क। तो वर्क आपने सुना होगा, आज बहुत काम है यार, आई हैव सो मच वर्क टू डू, आई हैव टू मच वर्क टू डू, है ना। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ वर्क इज अ लिटिल डिफरेंट, है ना। In scientific word, we define work done when you apply a force on a body and there is a displacement on the body. Okay? So हम लोग कहते हैं कि you have done some kind of work. Okay? आप जब तक आप वॉल को पुश करते हो तो वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो आपने कोई वर्क नहीं किया, है ना। तो वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करें, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है। ओके, नोट करना। ओके, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इज डिफाइंड एज वर्क डन, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, जहाँ पे वेक्टर F क्या बच्चा? फोर्स, dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको R लिखते हैं, F डॉट R या F डॉट S, जो भी लिखना आप लोगों को, आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली वर्क इन साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग फोर्स और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अगर A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊँ तो वर्क डन को मैं क्या लिख दूंगा बच्चा? F मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू कॉस थीटा, है ना। या वर्क डन मैं सिंपली लिख सकता हूँ F R इंटू कॉस थीटा, F R इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे आपका थीटा क्या है? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या है बच्चा? एंगल है ना। अब ध्यान से देखें, हम लोगों को पता है जब भी हम लोग दो वेक्टर को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तीसरा स्केलर मिलता है। फोर्स यहाँ पे वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर है, और वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये वर्क डन या वर्क किस टाइप का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। अब अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पे लग रहे हैं तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको? कैसे मतलब डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं? या तो हम लोग इस F का कंपोनेंट R की तरफ ले लें, या तो इस R का कंपोनेंट F की तरफ ले लें, है ना। या तो हम लोग इस F का कंपोनेंट R की तरफ ले लें, या तो इस R का कंपोनेंट F की तरफ ले लें। तो मैं अगर इस F का कंपोनेंट इधर की तरफ ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा? बोलो F cos थीटा। क्या आ जाएगा? F cos थीटा। तो अभी मैं यहाँ से वर्क डन को क्या लिखूंगा? F cos थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट R। तो ये सिमिलरली क्या है? F R cos थीटा। या मैं कर सकता हूँ कि R का कंपोनेंट F की तरफ ले लूँ तो कितना आ जाएगा? R cos थीटा। फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट R से, है ना। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में वर्क डन को अदर लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा? वर्क डन इज डिफाइंड एज द product of displacement vector and component of force along the displacement. ओके,
वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये होता है, हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन, वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल, एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, एंड 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 to the power 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। छोटी छोटी बातें अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अबाउट वर्क डन, है ना। जल्दी से फटाक से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको 3 चीज़ें चाहिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए। वर्क डन का फार्मूला है एफ आर कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है बच्चा? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है ना, के बीच का एंगल। अब ध्यान से देखो, अगर इफ डिस्प्लेसमेंट आर इज 0 इन दिस क्वेश्चन, देन वर्क डन विल बी 0। इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज 0, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या है? 0। ये किस केस में होगा? रिजिड बॉडी के केस में, रिजिड बॉडी। किसके केस में बच्चा? रिजिड बॉडी के केस में। किसके केस में? रिजिड बॉडी के केस में, मतलब बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। आप वॉल को दिन भर धक्का देते रहो, आप थक जाओगे, फिर थक के बंद कर दोगे, फिर भी उसमें वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, एंड वर्क डन बाय यू विल बी 0। वर्क डन बाय यू विल बी 0। ओके, नेक्स्ट, इफ फोर्स इज 0 देन वर्क डन विल बी 0। फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन कहाँ से होगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन कहाँ से होगा? अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन कहाँ से होगा? दूसरा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, इफ फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, बट थीटा इज 90 डिग्री, देन वर्क डन क्या होगा? 0। आपने पढ़ा होगा, अगर फोर्स 9th में पढ़ा होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो भी वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है वर्क डन बच्चा? 0 होता है। तो वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन क्या होता है बच्चा लोग? 0 होता है ना। तो अभी ध्यान से देखें, अगर मैं पूछूं, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, इफ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन में पूछूं, इफ वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, देन चूज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, या सिंपल एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर मस्ट बी 90 डिग्री। ऑप्शन बी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर may be 60 degree. Option C, angle between F and R must be 0, and option D, none of these. चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फटाक से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट बता दो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। पूछा है वर्क डन, आपने डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल पढ़ा होगा उसको, है ना। पूछा यहाँ पे कि वर्क डन 0 है,
तो थीटा क्या हो सकता है? तो वर्क डन जीरो किस किस केस में होता है? पहला या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या तो थीटा 90 डिग्री हो, या तो फोर्स ही ना लग रहा हो। इन तीनों केसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। इन तीनों केसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे बोला है क्या थीटा मस्ट बी 90 डिग्री? नो, ये तो गलत हो जाएगा। अगर थीटा अगर सपोज थीटा 60 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, बट आर जीरो, तब भी तो तब भी तो वर्क डन जीरो आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने बिल्कुल वेक्टर में पढ़ा होगा, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। अब अगर सिंपल बात, अगर ये तीन केस आपको याद होने चाहिए, ये तीन केस आपको याद होने चाहिए, है ना। ये तीन केस आपको याद होने चाहिए। चलो अब इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्क डन विल बी जीरो इफ थीटा इज 90 डिग्री। इस केस को डिस्कस करते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री implies दैट वर्क डन विल बी जीरो। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या लग रहे होते हैं? परपेंडिकुलर। दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, है ना, तो मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है इन द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, है ना। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? mg नीचे लगेगा। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? n ऊपर लगेगा। मान लेते हैं इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये dx या x डिस्टेंस या सपोज r डिस्टेंस कुछ मूव कर गया। कितना डिस्टेंस मूव कर गया? r डिस्टेंस कुछ मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो बताओ क्या नॉर्मल के द्वारा वर्क डन जीरो होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। दूसरा अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी mg, तो mg नीचे, इसके द्वारा भी वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि mg क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके, तो अगर किन्हीं भी दो फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सॉरी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा? उस फोर्स के द्वारा जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे बच्चों को बताई जाती हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ चुके हैं बच्चा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर। एट एनी इंस्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर की तरफ होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होता है, तो ये वेक्टर आर हो गया। दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन angle between centripetal force and displacement vector will be 90 degree. So work done by centripetal force will be always be zero. तो यहाँ पे work done by centripetal force, work done by centripetal force, work done by centripetal force will always be zero. Will always be zero. ओके, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए। ओके, चलो अब हम लोग छोटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं, है ना, ध्यान से देखो, वर्क डन, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करूं मैं, वर्क डन क्या है? सब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। क्या था हमारा? एफ आर कॉस थीटा, है ना। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, वो तो नेगेटिव कभी होगा नहीं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं, है ना। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। तो पहला, इफ थीटा इज जीरो, थीटा इज 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी जीरो। दूसरा केस, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, if theta is less than 90 degree, if theta is
less than 90 degree, then work done will be positive. Okay, and third, if theta is greater than 90 degree, then work done will be negative. Okay, पहले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, थीटा यहाँ पे 0 है। दूसरे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो एक्यूट एंगल है ना, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वर्क डन किया जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। ओके, ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। भाई कॉस अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल चीज़ है ना। तो वर्क डन बाई फोर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओके, चलो नेक्स्ट केस। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन इफ vector r is 0, then work done will always be 0. If displacement of the body is 0, then work done will always be 0. True or false? फटाक से। इफ हम लोग बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में कोई किसी टाइप का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। ट्रू और फॉल्स आप लोगों को बता देना। चलो जल्दी से बता दो, क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट है ये? फॉल्स है। आपने कैसे ट्रू होगा? नहीं, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। आप सोचें, एग्जाम्पल लें, सपोज हमारे पास एक ऐसा बैलून है, ये नहीं बैलून है, ये ऐसा मान लेते हैं बैलून है अपने पास ऐसा कुछ, इसका सेंटर है, दिस इज द बैलून। अब बैलून क्या होता है, रिजिड बॉडी तो होती नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे जब इस पर फोर्स लगाएंगे सपोज F, तो ये बैलून तो वॉल के अगेंस्ट प्रेस होगा, क्या बैलून में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा? नहीं। बट वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे बैलून का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे बैलून डिफ्लेट होगा, ऐसे इस टाइप से डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया x सपोज। तो यहाँ पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो बलून में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, बलून जस्ट वॉल के अगेंस्ट ऐसे प्रेस हो जा रहा है। आप सिंपली ऐसे बलून को लो, दोनों हाथ में पकड़ के ऐसे प्रेस करो, तो बलून में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बलून डिफॉर्म होती है। क्या होती है? डिफॉर्म होती है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है बट वर्क डन 0 नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 है बट वर्क डन 0 नहीं है। क्यों? तो भैया सर ने आपने तो बोला कि वर्क डन का फार्मूला ये होता है FR cos थीटा, तो अगर R 0 है तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए ना, बट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? या तो आप गलत हैं सर, या तो फार्मूला गलत है, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। या तो आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, या तो ये फार्मूला ही गलत है। क्या गलत है इसमें? मैं तो गलत हो नहीं सकता, फार्मूला ही गलत है ना। मैं गलत तो हो नहीं सकता ना, मैं कैसे गलत हो सकता? मैं तो भगवान हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता, तो क्या गलत है? फार्मूला गलत है। फार्मूला कैसे गलत हो जाएगा? सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं इस फार्मूले को, प्रूव्ड फार्मूला कैसे गलत हो जाएगा? गलती हमारे पढ़ने में है, गलती हमारे सीखने में है। तो यहाँ पे ये जो R होता है बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ऐसे याद रखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब हमने वहां पे याद कर, एक बार हमने रिजिड बॉडी लिखा था, क्या लिखा था, रिजिड बॉडी लिखा था। तो अब आप ध्यान से कि मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। मान लेते हैं इस फोर्स के अंडर में बॉडी जो है यहाँ पे पहुँच गई एक्स डिस्टेंस चल के, कहाँ पहुँच गई, एक्स डिस्टेंस चल के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो भी एक्स डिस्टेंस आगे गया, यानी कि इस बॉडी का हर पॉइंट एक्स डिस्टेंस आगे गया है along with this point of application of force, along with this point of, यहाँ तक होगा ये पॉइंट, along with point of application of force, हर पॉइंट उसका x डिस्टेंस आगे गया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर ले, हाँ सर तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हो रहा है तो सिंपली हो गया, यहाँ पे फंस जाएगा तुम गधा कहीं का। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे था, जब आपने प्रेस करना स्टार्ट किया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना डिस्प्लेस हुआ, x, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है गधे कहीं के। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे r जीरो नहीं है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इसलिए वर्क डन जीरो नहीं होगा। ओके, तो आप ऐसे याद रखेंगे, व्हाट इज दिस r, दिस r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ऐसे याद रखें। बेसिकली हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, हम लोगों को जो भी पढ़ना है मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो ये जो r होता है या ये जो r होता है वो किसके बराबर होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के बराबर, दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बट एक्चुअल में इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू? फटाक से नोट कर लो। तो आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, फटाफट जो मैं लिख रहा हूँ फटाफट नोट कर लेंगे। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ body is zero, then work done may or may not be zero, may or may not be zero। हाँ, अगर रिजिड बॉडी है तब तो जीरो होगा, अगर रिजिड बॉडी बोल दिया है तब जीरो होगा, बट अगर रिजिड बॉडी नहीं बोला तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। आप नोट कर लेंगे, इसका एग्जांपल आपके सामने दिया, आप जैसा नोट करना चाहते हैं रीजन आप लिख सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? फटाक से नोट करो, फिर हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो भैया, सो वर्क डन का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्क डन का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा बच्चा, क्वेश्चन, वर्क डन का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, एफ आर कॉस थीटा। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब रिजिड बॉडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विल बी सेम, इक्वल, सो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 1, ये एक बॉडी है, एक फोर्स इस पे ऐसे लगा 20 न्यूटन का बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ओके, फोर्स डिस्प्लेसेस बॉडी, फोर्स डिस्प्लेसेस बॉडी along the plane 2 meter, then work done will be ऑप्शन ए 40 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 32 जूल, ऑप्शन डी 12 जूल। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट 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 बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे, ध्यान से देखो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा आर, कितना दे दिया इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर।
फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो हम लोग फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, या सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, पहला चीज़ आप तो ऐसे लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, फोर्स 20, डिस्प्लेसमेंट 2, थीटा 37 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू कॉस थीटा 4/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 32 जूल। क्या आ जाएगा 32 जूल। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, टेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इसके अलोंग ले लें, या इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले लें, बात एक ही है ना। वो तरीका काफ़ी इजी होता है ना। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, अब कंपोनेंट मेथड। आपने 9th में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं तो कंपोनेंट लेके हम लोग सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, तो मैं फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ ले लेता हूँ। तो ये फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ लोगे तो क्या आ जाएगा 20 cos 37 मतलब 16, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा 12 20 sin 37 12। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या वर्क डन करेगा, इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा 0, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 जूल। इज दैट क्लियर। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे कर सकते हैं। नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। $37 डिग्री मास 10 kg, थ्री मीटर ना 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। ब्लॉक स्लाइड्स along the inclined plane, okay, then work done will be, option A 300 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 500 जूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। छोटो बताओ जल्दी से, चलो देखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना था यहाँ पे, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी, आई एम सॉरी वेरी सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था। क्या निकालना था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो अभी सॉल्व करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था। चलो तो देखते हैं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे लगेगा mg, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा अलोंग द प्लेन, तो ऐसे अलोंग द प्लेन r। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा बताओ, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना आ जाएगा आपका 37 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। ये 37 है 90, तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो अब वर्क डन क्या फार्मूला क्या है, एफ आर कॉस थीटा, फोर्स कितना है यहाँ पे mg जो कि ग्रेविटेशनल है, r कितना है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ जब पहुँच जाएगा, और cos 53, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मास 10, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, 5 इंटू 3/5, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया बच्चा 300 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की तरफ हो रहा है तो मैं इस फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ ले सकता हूं। तो बताओ, इसके दो कंपोनेंट mg के किए जा सकते हैं ना, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg sin 37, हम लोग कंपोनेंट वगैरह निकालना सीख चुके हैं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स ये मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट,
mg sin 37 इंटू 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 3/5 इंटू 5, 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा 300 मीटर। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? नोट करो। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू kg 100 न्यूटन 50 न्यूटन। ओके, कैलकुलेट work done by all the forces if body displaces 2 meter along the plane। ओके, ऑल फोर्स। तो पहला फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन बाय 100 न्यूटन। ओके, ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 100 जूल। चलो जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो देखें, वर्क डन बाय 100 जूल, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है किधर की तरफ? इधर की तरफ। कितना बच्चा? 2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? पहला एक 100 न्यूटन लग रहा है, एक 50 न्यूटन लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगा और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ पे mg नीचे की तरफ। तो सबसे पहले एक सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना है ना, सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना है। तो अगर सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक फोर्स का निकालता हूँ। तो वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा 200 जूल। प्लस आया ये। दूसरा मैं अगर निकालूँ वर्क डन बाय 50 न्यूटन, वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स, तो क्या लिखूंगा? फोर्स 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। और ध्यान से देखें 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 2 मीटर और 50 न्यूटन के लिए फोर्स इधर लग रहा है 50 न्यूटन का। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं? कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा? -100 जूल। कितना आ जाएगा? -100 जूल। तीसरा फोर्स क्या लग रहा है इस पे? वर्क डन बाय नॉर्मल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये 0 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है बच्चा? 0 डिग्री, 90 डिग्री। नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा कितना यहाँ पे? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आ जाएगा? 0। फोर्थ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg क्या आ जाएगा? वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और एंगल कितना है दोनों के बीच? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ गया वर्क डन बाय ईच एंड एवरी फोर्स। तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों और हम लोगों को निकालना हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज वर्क डन बाय normal reaction, what is work done by mg. So here work done by 100 Newton force is plus 200 joule, work done by normal is 0, work done by 50 Newton force is minus 100 joule, work done by mg is 0. तो मैं पूछूं what is the net work done, अगर मैं ऐसे पूछूं net work done, what is the net work done, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स प्लस वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg। सारे फोर्सेस को साइन के साथ ऐड कर लेना। 100 न्यूटन कितना कर रहा है? 200 जूल, प्लस ये कितना कर रहा है? 100 जूल, और ये दोनों क्या है? 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 जूल। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से। चलो मिटा दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन 2 सेकेंड, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन 2 सेकेंड। ओके, तो मैं ऑप्शन करके पूछूं क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन 2 सेकेंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन 2 सेकेंड। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, चलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन 2 सेकेंड बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाक से बता दो कौन सा होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक एक करके हम लोग सारे फोर्सेस का निकालने वाले हैं। चलो, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, है ना। और यहाँ पे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन मोशन में हो रहा है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg मतलब 100 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स F कितना आ जाएगा बच्चा, म्यू n, म्यू का वैल्यू 0.4, n का वैल्यू 100, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कितना, 2 सेकंड में। तो अभी मेरे को बताओ, ब्लॉक जो है ये इधर पे लग रहा है 100 न्यूटन, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, 40 न्यूटन। तो इधर की तरफ 10 kg का मास है, तो बताओ इधर की तरफ इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ना ना फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40, 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस आगे की तरफ चला गया होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, हाफ ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाफ, एक्सीलरेशन कितना है बच्चा 6 इंटू टाइम कितना 2 स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा 12 मीटर। यानी कि ब्लॉक जो है यहाँ से 2 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करते हुए इधर की तरफ, r इक्वल टू 12 मीटर। कितना डिस्टेंस चलते हुए, 12 मीटर, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। तो पहला हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 40, डिस्प्लेसमेंट कितना 12, थीटा कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का उधर हो रहा है, थीटा कितना 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -480 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना आ जाएगा -480 जूल, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, दूसरा क्वेश्चन, वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड, वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड। ऑप्शन ए 1200 जूल, ऑप्शन बी 600 जूल, ऑप्शन सी 720 जूल, ऑप्शन डी -1200 जूल। जल्दी से बता दो कौन सा होगा, ये तो सबसे इजी वाला पार्ट है, सिंपल है ना। चलो देखें तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स क्या होता है, F R cos थीटा। फोर्स कितना 100, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 12। अब ध्यान देखिए फोर्स ये 100 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो थीटा कितना 0, तो cos 0 कितना आ जाएगा 1200 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा 0, बता चुका हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल यहाँ पे क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन, सारे वर्क डन को ऐड कर लेना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg। वर्क डन बाय फ्रिक्शन -480 प्लस वर्क डन बाय ये कितना आया था
1200 प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल 0, कितना आ जाएगा 720 जूल। दिस इज द नेट वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक, दिस इज नेट वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक। खड़ाक से नोट करो, मिटा दें। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्सेस बॉडी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स राइट, देन कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक ही फार्मूला, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू कॉस थीटा। ओके, फटाक से बता दो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए दे देता हूं मैं 32 न्यूटन, ऑप्शन बी सॉरी जूल 32 जूल, ऑप्शन सी बी -32 जूल, ऑप्शन सी 64 जूल, ऑप्शन डी -64 जूल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, चलो और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स, क्या पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स पता करने के लिए क्या हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बताओ, है ना। इसके दो फोर्स होंगे ना, एक इधर कंपाउंड आ जाएगा, किधर की तरफ कंपाउंड, ये कंपाउंड कितना है 100 cos 30 से मतलब 80, ये कंपाउंड कितना है 100 sin 30 से मतलब 60। तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 60 न्यूटन, ये और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना 80 न्यूटन, है ना। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा कितना 100 न्यूटन नीचे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन R लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, तो R कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो 160 न्यूटन, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स F क्या आ जाएगा म्यू इंटू आर, म्यू का वैल्यू 0.2, आर का वैल्यू 160, तो कितना आ जाएगा 32 न्यूटन, यानी कि इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 32 न्यूटन। इज दैट क्लियर। अब 80 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन, तो ब्लॉक उधर की तरफ मूव करेगा, तो 2 मीटर मूव किया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना, तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा F इंटू आर कॉस थीटा। फोर्स है 32 फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, थीटा कितना दोनों के बीच 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ ना, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है थीटा 180, कितना जगह -64 जूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फटाफट चलो, वर्क डन बाय यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा 0, वर्क डन बाय mg क्या होगा यहाँ पे 0, वर्क डन बाय दिस फोर्स नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बाय 80 न्यूटन फोर्स कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट 80 इंटू 2 कितना आ जाएगा 160 जूल। इज दैट समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ पे कॉस थीटा होगा, डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स उधर, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो नेट वर्क डन क्या जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अभी देखो नॉर्मल की वजह से 0, अब इस 60 का अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, ये 60 भी 0, ये R भी 0, इसकी वजह से भी 0, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो दो ही फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एक फ्रिक्शन कर रहा है और ये 80 न्यूटन कर रहा है। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है और ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा 160 प्लस फ्रिक्शन का कितना आया था -64, अब आप एडवाइड कर लें कितना आ जाएगा 96 जूल, 96 जूल। इज दैट क्लियर, आपसे नोट कर लो। चलो, तो अब वर्क डन तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे,
वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं अगर कोई बॉडी, सिंपल सब डॉट प्रोडक्ट की कहानी है एक्स वाई। मान लेते हैं कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस हो जाती है। ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल r1 था, ये पोजीशन वेक्टर इनिशियली r2 था। इस पे कोई फोर्स लगता है वेक्टर f, और अंडर दिस फोर्स दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r क्या आ जाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, है ना। अब फोर्स वेक्टर इस पे f लग रहा था तो वर्क डन क्या आ जाएगा, f डॉट वेक्टर r। अब बहुत बार आपको इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेट अगर दिया हो तो पोजीशन वेक्टर निकालना आता है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो वेक्टर r1 क्या आ जाएगा, बोलो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, सॉरी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। y2 क्या, सॉरी, वेक्टर r2 क्या आ जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो वेक्टर r कितना आ जाएगा, वेक्टर r2 माइनस r1 मतलब x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब आपको वेक्टर f दिया हुआ है i कैप j कैप के फॉर्म में, हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो सिंपल आंसर निकल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में बहुत ही आसान हो जाता है, सिंपल नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन है कांस्टेंट फोर्स वेक्टर f इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप act on a particle and displaces it from 3i cap plus 2j cap to displaces from 3i cap plus 2j cap to 4i cap minus 6j cap, then work done will be, ओके। ऑप्शन ए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ओके। चलो जल्दी से बता दो। कांस्टेंट फोर्स वेक्टर f acts on a particle and displaces it from 3i cap plus 2j cap to 4i cap minus 6j cap, then work done will be। वर्क डन क्या होगा, फटाक से जल्दी से बता दें, फटाफट क्या होगा वर्क डन, आप जल्दी से बता दें। क्या होगा देखें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो r1 हमारा क्या हो गया, ये जहाँ पे पहले था, r2 क्या हो गया हमारा, जहाँ पे बाद में पहुँच गया 4i कैप माइनस 6j कैप। तो बताओ r2 माइनस r1 कितना आ जाएगा, बोलो r2 माइनस r1 i कैप माइनस 8j कैप, है ना। ये वेक्टर r हो जाएगा हमारा। तो अब वर्क डन क्या है, f डॉट डी आर। अब फोर्स आपके पास दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 8i कैप माइनस 8j कैप। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा माइनस 22 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिंपल f डॉट आर करना है, क्या करना है, f डॉट आर करना है, फिर कहानी खत्म। चलो नोट कर लिया होगा फटाक से, आगे लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 2i cap plus 3j cap minus 5k cap acts on a particle and displaces it from 2, 6, 8
2 3 4 -4, then work done will be option A चलो फटाफट, ये थोड़ा मैं जल्दी ही पढ़ा रहा हूँ, ये वाला स्टार्टिंग का पोर्शन में थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप ये सब वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आप में सबसे पढ़ चुके हो, खटाखट से निकाल देना बस। अब यहाँ पे जहाँ पे आप लिख दो ना कि A डॉट B, अब यहाँ पे वर्क आ गया, वहाँ पे F डॉट R, खत्म। जल्दी से फटाफट चलो हाँ देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक कोऑर्डिनेट ये दे, तो पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका ओरिजिन हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा ये पोजीशन वेक्टर? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और फाइनली यहाँ पहुँचा दिया जा रहा है उसको, तो R2 क्या हो जाएगा? 3i कैप पोजीशन वेक्टर प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा बोलो? 3 - 2 क्या बचेगा? i कैप, यहाँ पे 4 - 6 क्या बचेगा? -2j कैप, यहाँ पे -4 - 8 क्या बचेगा? -12k कैप। और आपके पास फोर्स कितना है बच्चा देखो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? F डॉट R। फोर्स हमको दिया हुआ है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट i कैप R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2j कैप माइनस 12k कैप। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 × 1 2, 3 × -2 -6, -5 × -12 प्लस 60। तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से? -4 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा? 56 जूल। कितना आ जाएगा? 56 जूल। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट है, नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट करो फटाक से यहाँ से। बता दो। ये हो गया हम लोगों का वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट टर्न डालें, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स अभी कांस्टेंट नहीं है। फोर्स अभी वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, एक्स के साथ चेंज हो सकता है, वाई के साथ चेंज हो सकता है, जेड के साथ चेंज हो सकता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि सपोज कोई फोर्स है वेक्टर एफ, है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, इस बार कांस्टेंट नहीं है। तो ये वेक्टर एफ वेरी करेगा, किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके, इस फोर्स मान लेते हैं ये फोर्स इस पार्टिकल पे एक्स वाई जेड। ओके, मान लेते हैं ये यहाँ पे कोई पार्टिकल था, इस पार्टिकल पे ये फोर्स लगा और इस पार्टिकल को ये इधर की तरफ सपोज डिस्प्लेस कर दिया dr। तो हम लोग dr का मतलब x में dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में dy डिस्प्लेसमेंट हुआ और z में dz डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं dr वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बोलो? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इज दैट क्लियर? ये वेरिएबल फोर्स इस पार्टिकल पे लगा और पार्टिकल को x में dx डिस्प्लेस किया, y में dy डिस्प्लेस किया, z में dz डिस्प्लेस किया। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? dr हम लोग लिख सकते हैं dx i कैप dy j कैप dz k कैप, है ना। तो बताओ वर्क डन बाय दिस फोर्स dw कितना आ जाएगा? f डॉट dr। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? f कितना है? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस
एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। तो यहाँ से वर्क डन डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड हो रही, तो अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नोट कर लो ऊपर वाला। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? सो वर्क डन W विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आपको याद रखना है, क्या रखना है बच्चा, याद रखना है। अगर सपोज 2 प्लेन में हो रहा है, 2 डायमेंशन प्लेन में z का कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होंगे, ये वाला नहीं होगा। फटाक से, है ना, नोट करो फटाक से, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपको याद रखना है, एफ एक्स डी एक्स x1 टू x2, y1 एफ वाई डी वाई y1 टू y2, एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल लिमिट z1 टू z2। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, अ वेरिएबल फोर्स vector f is equal to xi cap plus yj cap acts on a particle and displaces it from 2,4 to 3,6, then work done by the force will be, okay, work done by the force will be, okay। so क्या कह रहा है, वेरिएबल फोर्स वेक्टर f, a variable force vector f acts on a particle and displaces it from 2,4 to 3,6, then work done by the force will be। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए 16 जूल, ऑप्शन बी -16 जूल, ऑप्शन सी +12 जूल, ऑप्शन डी -12 जूल, ऑप्शन ई 20 जूल। यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। फटाक से कैलकुलेट करके बता दो, फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बता दो। चलो आप देखते हैं। तो क्या है, वेक्टर एफ क्या है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ एक्स कितना है x, एफ वाई कितना है बच्चा y। तो ये वेरिएबल फोर्स है ना, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2। अब z वाला पार्ट है नहीं, तो z वाला पार्ट लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा वर्क डन, इंटीग्रल एफ एक्स का वैल्यू कितना, x डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 मतलब 2 to 3, अरे x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, प्लस इंटीग्रल y dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 4 to 6। तो क्या आ जाएगा ये, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 to 3 प्लस 2 to 3 प्लस इसमें क्या आ जाएगा, y²/2, लिमिट 4 to 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फटाफट निकालें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9, लिमिट रखेंगे 9 - 4/2 प्लस यहाँ से 36 - 16/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 20/2 मतलब 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 10 क्या आ जाएगा 12.5 जूल, क्या आ जाएगा 12.5 जूल। तो ऑप्शन एफ कर ले यहाँ पे, नन ऑफ दिस।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन एफ, नन ऑफ दीज। ठीक है, फटाफट से नोट करो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। अब इस पे मैं बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई, टाइम पास करने के लिए, ठीक है? आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें, अच्छा एक क्वेश्चन और कर ही दो यार, तुम लोग गधे हो कहीं के। अ फोर्स F इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स acts on a particle and displaces it along x-axis from x is equal to 3 to x is equal to 2 to x is equal to 4 meter. Then work done by the force will be। चलो जल्दी से बता दो, मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, फटाक से सॉल्व कर दो, है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं इसका, ठीक। चलो तो इधर देखते हैं, कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल? सर वेरिएबल है। किसके अलॉन्ग वेरी कर रहा है? एक्स के अलॉन्ग वेरी कर रहा है। तो क्या आएगा वेरिएबल? डी एक्स आएगा। तो वर्क डन में क्या लिखूंगा? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। क्या वाई वाई है यहाँ पे? नहीं, वो जब जीरो है, जेड वाला पार्ट भी जीरो। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? इंटीग्रल एफ एक्स क्या है? ए प्लस बी एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2। x1 मतलब 2 से 4, तो 2 to 4। तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वर्क डन नहीं होता बच्चा कुछ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्क डन एट x इक्वल टू 2 कुछ होगा, नो। वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन अ डिस्प्लेसमेंट, नॉट इंस्टेंटेनियस। वो इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं कैलकुलेट किया जाता है। चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 to 4 तो रख दो। तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2a नहीं 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 8b माइनस 2a प्लस यहाँ पे रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 2b। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चा? 2a प्लस 6b जूल। 2a प्लस 6b जूल। ओके, सो अब टाइम पास के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। सेम तरीके से आप वेरिएबल फोर्स के लिए भी कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स। बस फार्मूला आप लोगों को ये वाला याद रखना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x1 to x2, लिमिट y1 से y2, लिमिट z1 से z2। बस ये ध्यान रखना है। अब अगर ये वाला पार्ट नहीं है, मिसिंग है, इसके अलॉन्ग वेरी नहीं करते, जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसके अलॉन्ग नहीं दिए होते, जीरो हो जाएगा। जैसा होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके चलो, चलो नेक्स्ट, वर्क डन as area under F and force and displacement ग्राफ। अभी ध्यान से देखिए, हमने लिखा था क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 to x2। तो ये चीज कैलकुलस के लैंग्वेज में क्या होता है? ये चीज कैलकुलस के लैंग्वेज में क्या होता है? मैथ के लैंग्वेज में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, किस किस के बीच में? x1 से x2 के बीच में। तो अगर मैं बोलूं कि सपोज मैंने ग्राफ ड्रॉ किया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ये x
फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और हमारे पास ये ग्राफ कुछ आया ऐसा, है ना। तो इस ग्राफ में जो यहाँ पे लिमिट में लगा हुआ है x1 टू x2, मान लेते हैं x1 यहाँ कहीं पे है, x2 यहाँ कहीं पे है, तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इज मैथ्स में, कैलकुलस में ये चीज बता रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2, मतलब ये एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, ओके, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2, ओके, इज दैट क्लियर, नोट कर लो। अब ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कुछ दिया हुआ है x फोर्स, मैं ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया सपोज ऐसा, है ना, तो x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वर्क डन मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे वर्क डन 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एरिया ऊपर की तरफ है, वर्क डन 2 नीचे क्या निगेटिव होगा क्योंकि नीचे है ये, एंड वर्क डन 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। सेम वैसे एक्स एक्सिस के बिलो नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, सेम वैसे जैसे आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में निकालते थे, जब डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो क्या करते थे, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, तो सेम उसी तरीके से, ओके। चलो मिटा दें, यस सर। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई। क्वेश्चन, एक्स एफ जीरो 4 6 8 मीटर में है सब, मीटर, एंड 50 न्यूटन। पहला क्वेश्चन मैं इस पे क्या पूछ रहा हूं, वर्क डन बिटवीन 0 to 4 मीटर, वर्क डन बिटवीन 0 to 4 मीटर। ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट होगा, वर्क डन बिटवीन 0 to 4, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाई वर्क डन बिटवीन 0 to 4 मतलब क्या, ये 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा ग्राफ है, तो यही तो एरिया होगा। और ये एरिया क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट, तो 4, दिस इज 4 इंटू हाइट कितना 50, तो कितना आ जाएगा बच्चा 200 जूल, ओके। क्वेश्चन 2 इसी में, वर्क डन बिटवीन 6 to 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए। हाँ एक चीज़ देना मैं भूल गया, यहाँ से ये वाला चीज़ है, ये पोर्शन है 100 माइनस 100, ओके। तो वर्क डन बिटवीन 6 to 8 मीटर, जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए है आपके पास -50 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल, ऑप्शन सी -100 जूल, ऑप्शन डी 100 जूल। जल्दी से बता दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -50 जूल। 6 to 8 के बीच ये वाला है, और एक ग्राफ कौन सा, ये तो ये वाला एरिया निकालना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 2 आ जाएगा, हाइट कितना है
100, तो कितना है 2 से -100 जूल। नीचे है तो हमने निगेटिव साइन लगा दिया तो -100 जूल। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वर्क डन बिटवीन 0 to 8 मीटर। ओके, नेट वर्क डन। ऑप्शन ए चलो जल्दी से बताओ, नेट वर्क डन बिटवीन 0 to 8 मीटर। फटाक से, बहुत सिंपल है, ये चीज़ आप कर चुके हो बिल्कुल, इसलिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब चीज़ आता जाएगा। फटाक से बता दो। चलो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एरिया। 0 से 8 मीटर के बीच टोटल एरिया क्या है? ये ऊपर वाला एरिया पूरा और ये नीचे वाला एरिया। तो हम लोग इस एरिया को A1 मान लेते हैं, इस एरिया को A2 मान लेते हैं। तो A1 क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। एरिया ही निकालना है। ट्रेपेजियम क्या रहेगा? तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये 6 मीटर की है, 4 मीटर की है। 6 + 4 इंटू हाइट 50। तो A1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 250। एरिया A2 कितना आ जाएगा? ट्रायंगल का भी निकाला था हमने, कितना आया था? -100 जूल, है ना? कितना आया था? -100 ही आया था ना? हाँ, पक्का? हाँ। तो अब नेट वर्क डन निकालेंगे तो क्या करेंगे? A1 + A2। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? 150 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्या मैं रिपीटेड क्वेश्चन बार बार ऐसे कराऊँ टाइम पास के लिए? नो, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।